हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे वॉलंटरी लिक्विडेशन की किस तरीके से हम वॉलंटरी लिक्विडेशन करते हैं। किसकी? जो कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट पर्सन्स होते हैं, उनकी वॉलंटरी लिक्विडेशन किस तरीके से होती है। तो पहले हमारे पास ये प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखे थे। तो ये प्रोविजन अब कंपनीज एक्ट के जो है वो रिपील कर दिया गया। उसकी जगह पे अभी क्या फॉलो होता है, सेक्शन 59 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यूज होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि क्या कंसेप्ट है वॉलंटरी लिक्विडेशन का, किस तरीके से हमें ये वॉलंटरी लिक्विडेशन जो होती है वो इनिशिएट करनी होती है, और जो व्यक्ति यहाँ पे हम अपॉइंट करते हैं जिसको हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं, उसकी क्या पावर्स होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। और अगर एक बारी वॉलंटरी लिक्विडेशन हो जाता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर। तो कौन सा कोड हम यूज कर रहे हैं, कौन से लॉ को हम यूज कर रहे हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन करने के लिए, तो वो कौन सा लॉ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है 2016 वाला। तो ये सिर्फ आपको इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स नहीं बताता, जहां पे हम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जैसे कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो वहां पे हम देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड को हम यूज करते हैं। जो सेक्शन 7, 9, 10 की एप्लीकेशंस होती है उनको यूज करते हैं जहां पे वो इंसॉल्वेंट हो गया है कॉर्पोरेट पर्सन। इसके अलावा अगर आप सॉल्वेंट है और उस सिचुएशन के अंदर, इन दैट सिचुएशन यू वांट टू लिक्विडेट योर एंटिटी, तो आप किस तरीके से उसको लिक्विडेट कर सकते हैं वो भी हमें ये बताता है। आप अपने बिजनेस को सरेंडर करना चाहते हैं, आगे काम नहीं करना चाहते बिजनेस के अंदर, तो आप किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पे बताता है। तो इसकी बेसिक कंडीशन है, अगर आप वॉलंटरी लिक्विडेशन करना चाहते हैं, अपनी स्वयं इच्छा से लिक्विडेशन करना चाहते हैं, तो उसकी बेसिक कंडीशन यही है कि आपको अपने डेट्स जो है आप पे ऑफ करने की कंडीशन में हो। अगर आप इस कंडीशन में हो, आप सॉल्वेंट एंटिटी हो, तो आप अपना वॉलंटरी लिक्विडेशन कर सकते हो। अदरवाइज लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए या उस रीजन की वजह से आप वॉलंटरी लिक्विडेशन नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। तो सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी यूज होता है इसके लिए, और जो भी रेगुलेशंस इशू किए गए हैं उन रेगुलेशंस को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। उन रेगुलेशंस को हम यहाँ पे देखेंगे कौन से रेगुलेशंस हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप वॉलंटरी लिक्विडेशन करना चाहते हैं तो आप कब एलिजिबल होंगे कि आप वॉलंटरी लिक्विडेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। तो आपको दो मैंडेटरी कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। फर्स्ट क्या है, या तो कंपनी के कोई डेट नहीं होने चाहिए, और अगर कोई डेट है तो उनको पूरी तरीके से पे करने के लिए सक्षम होने चाहिए, एबल टू पे होने चाहिए अपनी डेट्स को। जो भी असेट्स के प्रोसीड्स आएंगे, असेट्स को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उसके थ्रू। तो पहली चीज तो ये होगी कि आप अपने डेट्स को पूरी तरीके से पे कर सकते हो या आपके कोई डेट्स नहीं है। दूसरी बात, कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, कि आप अपने आप को लिक्विडेट इसलिए नहीं कर रहे कि आप किसी के साथ फ्रॉड करना चाहते हो। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं देन यू आर एलिजिबल to opt for voluntary liquidation. If these two conditions are not being satisfied, then in that situation you are not eligible to opt for voluntary liquidation. तो आप ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेंगे देन ओनली यू आर एलिजिबल। तो यहां तक हमें क्लियर हो जाता है कि ये दो कंडीशंस हमें पूरी करनी है, तभी हम वॉलंटरी लिक्विडेशन कर सकते हैं, खुद अपनी मर्जी से अपना लिक्विडेशन कर सकते हैं। लिक्विडेशन भाई हम नहीं चाहते अब आगे काम करना, तो हम अपने आप को खुद ही लिक्विडेट कर रहे हैं, सॉरी हाँ वॉलंटरी लिक्विडेशन कर रहे हैं अपना, मतलब हम अपने आप को खुद ही वाइंड अप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं अपने आप को। तो यहाँ पे क्या है, तो क्यों आप वॉलंटरी लिक्विडेशन करते हैं, किस सिचुएशन के अंदर आप वॉलंटरी लिक्विडेशन करते हैं, किन किन रीजंस की वजह से कोई व्यक्ति वॉलंटरी लिक्विडेशन कर सकता है। तो पहली बात, आप अपना काम आगे नहीं करना चाहते, आप बिजनेस ऑपरेशंस को आगे नहीं करना चाहते। दूसरा, आप कमर्शियली अनअवेलेबल है, सॉरी अनवायबल है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप चाहते हैं कि आप अपने काम को बंद कर दें। आप लॉसेस के अंदर चल रहे हैं तो भी आप अपने काम को बंद कर सकते हैं। आपकी कोई रिवेन्यू नहीं हो रही उससे, तो आप वॉलंटरी लिक्विडेशन कर सकते हैं। प्रमोटर्स जो है इस काबिल नहीं हो पा रहे या अनेबल रह रहे हैं कि वो कंपनी के अफेयर्स को संभाल नहीं पा रहे, तो वो चाह रहे हैं कि हम इसको वॉलंटरी लिक्विडेशन कर दें। जिस पर्पस के लिए कंपनी बनी थी वो पर्पस जो है वो अकम्प्लिश हो गया, पूरा हो गया, तो वहां पे वॉलंटरी लिक्विडेशन हो जाती है। या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो रहा है कोई, तो उस सिचुएशन में भी आप वॉलंटरी लिक्विडेशन कर सकते हैं। तो इन दीज 7 सिचुएशंस, दीज आर द 7 रीजंस वेयर यू कैन ऑप्ट फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो ये 7 रीजंस होते हैं जनरली जिस वजह से आप वॉलंटरी लिक्विडेशन करते हैं। अब किस तरीके से वॉलंटरी लिक्विडेशन है, तो सेक्शन 59 के अंदर हमें दे रखा है, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 2 के अंदर आता है आईबीसी के, जिसके अंदर हमें बता रखा है कि किस तरीके से हम इनिशिएट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट डेटर जो होता है वो इनिशिएट कर सकता है प्रोसीडिंग्स को वॉलंटरी लिक्विडेशन की, हु हैज नॉट डिफॉल्टेड ऑन एनी डेट ड्यू टू एनी पर्सन। और ऐसा ही कॉर्पोरेट डेटर सिर्फ ये प्रोसेस शुरू कर सकता है जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है किसी भी डेटर को पैसा देने के लिए। तो आप नॉट टू डिफ्रॉड एनी डेट ड्यू टू एनी पर्सन, भाई आप किसी के साथ डिफ्रॉड नहीं करना चाहते, डिफॉल्ट नहीं करना चाहते, ये सारी चीजें होनी चाहिए जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं।
अब प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कि हमें क्या करना होता है। तो सेक्शन 59 के सबसेक्शन 2 के अंदर हमें दे रखा है दैट द वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट person under subsection 1 shall meet such conditions and procedural requirement as may be specified by insolvency bankruptcy board of India। तो जो भी conditions हमें IBBI देगा यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया देगा, उन कंडीशंस को आपको सेटिस्फाई करना है। ओनली देन यू कैन डू वॉलंटरी लिक्विडेशन अंडर सेक्शन 59 सबसेक्शन 1। ये चीज हमें सबसेक्शन 2 के अंदर बता रखी है। अब क्या कंडीशंस हैं, तो जो सेक्शन 59 सबसेक्शन 3 है वो क्या बोलता है दैट विदाउट प्रिजुडिस टू सबसेक्शन 2, एक तो जो सबसेक्शन 2 में बोला है कि भाई IBBI कुछ कंडीशंस बता सकता है, तो वो तो कंडीशंस होंगी। इसके अलावा सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि जो वॉलंटरी लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग है एक कॉर्पोरेट पर्सन की रजिस्टर्ड एज अ कंपनी शैल मीट द फॉलोइंग कंडीशंस, तो उनको ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी है। तो क्या है वो, द प्रोविजियो अपेंडेड टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 59 लेज डाउन दैट इफ अ कंपनी ओज एनी डेट, कि अगर कंपनी कोई डेट को ओ करती है, कोई डेट उसने पे करना है किसी और पर्सन को, तो जो उसके क्रेडिटर्स हैं यानी कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं इस कंपनी के कॉर्पोरेट डेटर के रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन द वैल्यू, तो इसके 2/3 यानी कि अगर 100 हैं तो उसके 2/3 आप कर लीजिए, 66 के अराउंड आएंगे, 67 के अराउंड आएंगे। तो 2/3 जो है यहाँ पे हम लेंगे उनको, ऑफ द कंपनी shall approve the resolution passed under subclause C of within 7 days of such resolution। तो जब भी आपने रेजोल्यूशन किया उसके विदिन 7 डेज आपको 2/3 क्रेडिटर से अप्रूवल लेना है इस वॉलंटरी लिक्विडेशन का। अगर आपको ये अप्रूवल नहीं मिलता तो आप जो रेजोल्यूशन है, जो वॉलंटरी लिक्विडेशन है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक तो डिक्लेरेशन भी लेनी होती है। उससे पहले यहाँ पे हमें बता रखा है कि कौन इनिशिएट कर सकता है वॉलंटरी लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग को। तो जो सेक्शन 59 सबसेक्शन 1 है उसी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कॉर्पोरेट पर्सन होता है, जो इंटेंट है, जिसकी क्या इच्छा है कि वो खुद को ही वॉलंटरी लिक्विडेट करना चाहता है और उसने कोई भी डिफॉल्ट कमिट नहीं किया है, तो वो वॉलंटरी लिक्विडेशन को इनिशिएट कर सकता होता है। अब आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी। क्या डिक्लेरेशन देनी होती है कि जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनसे आपको एक डिक्लेरेशन लेनी होगी, कंपनी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट, उस एक एफिडेविट के अंदर आपको एक डिक्लेरेशन लेनी होगी। उस एफिडेविट के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई होगी वो चीज़ हमें बता रहा है क्या कि जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या वेरीफाई कर लिया दैट दे हैव मेड फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, उन्होंने पूरी तरीके से कंपनी के अफेयर्स देख लिए हैं और उन्होंने अपना ये ओपिनियन फॉर्म किया है कि दैट कंपनी हैज नो डेट, कि या तो कंपनी के कोई डेट नहीं है या अगर डेट होंगे तो वो अपने जो सेल प्रोसीड्स होंगे उससे वो डेट पे करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होंगे। एंड द कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड पर्सन की, और कंपनी जो है वो डिफ्रॉड करने के लिए लिक्विडेट नहीं हो रही। तो ये चीज़ आप एफिडेविट के ऊपर डायरेक्टर से ले लेंगे। तो ये पहले आपको एक डिक्लेरेशन लेनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर ये जो डिक्लेरेशन दी है सब क्लॉज ए के अंदर, उसके साथ आप और क्या देंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आप और देंगे। क्या, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑडिटेड होनी चाहिए, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे और साथ साथ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस 2 ईयर्स, तो पिछले 2 साल के जो भी रिकॉर्ड है बिजनेस ऑपरेशन का, जो भी काम है उसकी रिपोर्ट देंगे। सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज लेटर, भाई अभी कंपनी को बने हुए ही 1 साल हुआ है तो आप पिछले 2 साल की कैसे दे देंगे, तो 1 साल की देंगे। कंपनी को बने हुए 6 महीने में तो 6 महीने का रिकॉर्ड देंगे। तो या तो सिंस इट्स इंसेप्शन, अगर पुरानी कंपनी है तो फिर आपको पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देना है। और साथ साथ एक वैल्यूएशन की रिपोर्ट भी देनी है कंपनी के असेट्स की, जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू प्रिपेयर होगी। कौन प्रिपेयर करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर प्रिपेयर करेगा। तो इस एफिडेविट के साथ आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, पहला ये और दूसरा ये। फिर 4 हफ्ते के अंदर अंदर जब ये डिक्लेरेशन दी गई है सब क्लॉज के, ये जो ए के अंदर हमने देखी थी एफिडेविट वाली, देयर शैल बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होगा किसका, मेंबर्स ऑफ द कंपनी का, जनरल मीटिंग के अंदर, रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी लिक्विडेटेड वॉलंटरली एंड अपॉइंटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज द लिक्विडेटर, की भाई जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा उसके थ्रू जो मेंबर्स हैं जनरल मीटिंग के अंदर, जो मेंबर्स है वो क्या करेंगे, कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए वॉलंटरली एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करवाएंगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप इसको बोल सकते हैं, आईपी बोल सकते हैं, इसको अपॉइंट करवाएंगे। या फिर a resolution of member of the company in general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily as a result of expiry of the periods of its duration, if any fixed by its article or on the occurrence of any event in respect of which the article provide that company shall be dissolved, कि भाई हमने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही लिखा था कि ये चीज़ जब हो जाएगी या इतना टाइम जब हो जाएगा तो हमें इसको लिक्विडेट करना पड़ेगा।
तो हम रेजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई इतना चीज़ हो गई है इसलिए हमें इसको लिक्विडेट करना है एज अ केस में भी, एंड अपॉइंट अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज लिक्विडेटर, और इस सिचुएशन में भी हम आईपी को अपॉइंट करेंगे। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है कि एक तो हम जनरल मीटिंग के अंदर जनरली चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी लिक्विडेट हो जाए, जो भी ऊपर 6 रीज़न दिए थे उन वजह से, 6-7 रीज़न से, या फिर एक रीज़न उनमें से ये भी था कि जिस पर्पज़ के लिए हमारी कंपनी बनी थी वो पर्पज़ कंप्लीट हो गया, जो एओए के अंदर दे रखा था कि भाई इतने टाइम में या इस पर्पज़ पे, तो वो पूरा हो गया, तो वहाँ जनरल मीटिंग में उसको पास करके एक आईपी को उसके लिए अपॉइंट कर देंगे। तो कितने टाइम के अंदर? विद इन 4 वीक्स। जब भी आपने डिक्लेरेशन दी है उसके विद इन 4 वीक्स आपको आईपी को अपॉइंट करना है। और सेक्शन 59 का जो सबसेक्शन 3 का प्रोविजो है वो क्या बोलता है? इफ द कंपनी ओज एनी डेट टू एनी पर्सन, creditor representing 2/3 in the value of the debt of the company shall approve the resolution passed by subclass C within 7 days। और ये जो C क्लॉज है इसके अंदर जो जनरल मीटिंग के अंदर हुआ है या जितनी भी ये चीज़ें हुई हैं, आईपी आपने अपॉइंट किया है जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स के थ्रू, जो भी 2/3 वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स होंगे वो इस आईपी के जो है अप्रूव करेंगे, हाँ हम इनको मान रहे हैं। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर, जब भी ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो इसके विद इन 7 डेज ये क्रेडिटर्स इसको अप्रूव करेंगे कि हाँ वी आर रेडी, कि ये जो आपने आरपी अपॉइंट किया, आईपी अपॉइंट किया, ये ठीक है। Though the procedure followed in voluntary liquidation proceeding under Chapter 3 is largely similar to the procedure to be followed for insolvent liquidation under Chapter 3, कि भाई यहाँ पे जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो बहुत हद तक सेम है जो नॉर्मल हम इंसॉल्वेंसी के अंदर प्रोसीजर फॉलो करते हैं चैप्टर 3 के अंदर उसके साथ, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो क्या डिफरेंसेस है कि अगर आपको वॉलंटरी लिक्विडेशन इनिशिएट करनी है वेयर द कॉर्पोरेट डेटर इज अ कंपनी, जहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर कौन है? कंपनी है। द डायरेक्टर्स हैव टू प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, जो अभी हमने ऊपर देखी कि उनको सॉल्वेंसी की डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, जिसका एक फॉर्मेट अभी हम आगे चल के देखेंगे। और साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि कंपनी जो लिक्विडेट हो रही है वो डिफ्रॉड करने के लिए नहीं हो रही। ऐसी कोई चीज़ हमें नॉर्मल लिक्विडेशन जब होती है उसके अंदर देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे एक तो एफिडेविट वाली बात जो आ जाती है वो एक अलग आ जाती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, डिक्लेरेशन हैव टू बी अकम्पेन्ड, कि इस डिक्लेरेशन के साथ हम क्या लगाते हैं जो भी हमने ऊपर देखा था, एक तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाते हैं और दूसरा हम रिकॉर्ड लगाते हैं बिजनेस के पिछले 2 साल के, या फिर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उससे अभी तक के, अगर 2 साल नहीं हुए हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हुए, दोनों में से जो भी बाद में है, तो ये 2 चीज़ें हमें साथ में लगानी होती है। तो ये तो चीज़ें, ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ असेट्स की रिपोर्ट हमें लगानी पड़ती है साथ में इनके, जो हमने देखा था, जो कि एक रजिस्टर वैल्यूअर प्रिपेयर करता है। देन एक रेजोल्यूशन जो होता है वॉलंटरली वाइंडिंग अप जब हो रही होती है कंपनी की, तो उस फेवर के अंदर हमें एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है और साथ ही साथ हमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करना पड़ता है लिक्विडेटर के तौर पर, जो कि हमें 4 वीक्स के अंदर, जिसको हमें सेक्शन 59 सब सेक्शन 3 के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, जो क्रेडिटर्स होते हैं 2/3 उनसे उसको अप्रूव करवाना पड़ता है। और 5वीं चीज़, जहाँ पे कंपनी कोई डेट ओ कर रही है किसी व्यक्ति को, तो उसी चीज़ को यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताई वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर रहा है, 7 दिन के अंदर अंदर उससे अप्रूव करवाना है आपको इस वाले अपॉइंटमेंट को। तो ये 5 चीज़ें जो है हमारी कुछ बेसिक डिफरेंसेस आ जाते हैं जो नॉर्मल लिक्विडेशन में हमें देखने को नहीं मिलते। उसके बाद आगे क्या बोलता है सबसेक्शन 4 जो है सेक्शन 59 का, रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिफिकेशन के बारे में बात करता है। क्या बोलता है कि जो सबसेक्शन 4 है वो क्या ले डाउन करता है कि जो कंपनी है वो नोटिफाई करेगी आरओसी को। किसको नोटिफाई करेगी? आरओसी को और बोर्ड को अबाउट द रेजोल्यूशन अंडर सबसेक्शन 3 टू लिक्विडेट द कंपनी विद इन 7 डेज ऑफ सच रेजोल्यूशन और सब्सिक्वेंट अप्रूवल बाय द क्रेडिटर एज द केस में भी, कि भाई अगर आपके क्रेडिटर थे जहां पे आपने 7 दिन के अंदर उनसे 2/3 से अप्रूवल लिया है तो इसके विद इन 7 डेज, या फिर अगर इस तरीके से क्रेडिटर्स नहीं थे और जब भी आपने ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, डिक्लेरेशन सबमिट की, इसके विद इन 7 डेज के अंदर आपको आरओसी को और बोर्ड को क्या करना है, इंटीमेशन देनी है कि हम इस तरीके से कंपनी को वॉलंटरली लिक्विडेट करना चाह रहे हैं। अब किस दिन से आपकी जो वॉलंटरी लिक्विडेशन है वो स्टार्ट होती है, तो सबसेक्शन 5 बोलता है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स अंडर सबसेक्शन 3, कि भाई जो 2/3 वाली अप्रूवल लेनी थी, सब्जेक्ट टू दैट अप्रूवल जो वॉलंटरी लिक्विडेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी शैल बी डीम टू हैव कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सब क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3, की जब जिस भी दिन भी वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा क्रेडिटर्स का, वो जो 2/3 वाला होना था, तो जिस भी दिन वो रेजोल्यूशन पास होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, वॉलंटरी लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग की कमेंसमेंट डेट मान लेंगे कि इस दिन से हमारी वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट हुई है। फिर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 टू 53 जो है चैप्टर 3 के, जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं आईबीसी के अंदर ही, जो सेक्शन 35 टू 53 है, और जो मतलब इन दोनों चैप्टर्स के अंदर शेल अप्लाई टू वॉलंटरी लिक्विडेशन, तो ये जो सेक्शंस हैं सारे के सारे वॉलंटरी लिक्विडेशन के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे विद सच नोटिफिकेशन एज मे बी नेसेसरी। सबसेक्शन 6 ने बात बोल दी। फिर अब हमें क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें हो गई तो हमें क्या करना है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है
यानी कि NCLT है क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर है, जो कॉर्पोरेट पर्सन है यानी कंपनी है या LLP है, तो उस सिचुएशन में NCLT जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रहती है, तो हमें उसके पास क्या करना है, एप्लीकेशन लगानी है। तो सेक्शन 59 का सबसेक्शन 7 क्या बोलता है, जहाँ पे जो अफेयर्स हैं कॉर्पोरेट पर्सन के वो कंप्लीटली वाउंड अप हो गए, अब सब कुछ हो गया है हमारी चीज़ें, और उसकी जो असेट्स हैं वो कंप्लीटली लिक्विडेटेड हो गई है, तो फिर जो लिक्विडेटर जो आपने RPO अपॉइंट किया था वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा किसके पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, कि अब कंपनी को क्या कर दिया जाए, उस कॉर्पोरेट पर्सन को, कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाए, उसका डिसोल्यूशन कर दिया जाए। वाइंडिंग का मतलब अब हम उसके सारे असेट्स जो हैं बेच चुके हैं, हमारा पूरा प्रोसेस हो गया, अब नाउ व्हाट वी वांट डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, पूरी तरीके से अब कंपनी को हम खत्म करना चाहते हैं कि भाई आप ऑर्डर कर दो, ROC अपने रजिस्टर से नाम स्ट्रक ऑफ कर देगी इसका। तो अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर करती है, तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी जो NCLT है, जब भी उसको एप्लीकेशन मिलेगी लिक्विडेटर के थ्रू, सबसेक्शन 7 के अंदर वो एक ऑर्डर पास करेगी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, दैट द कॉर्पोरेट डेटर यानी जो कंपनी है शैल बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर, की जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ उस डेट से कंपनी क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, खत्म हो गई है, एंड द कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डिसॉल्व अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से कॉर्पोरेट डेटर जो है वो खत्म हो गया है। 10 Once the affair of corporate debtor have been wound up and its assets are completely liquidated, कि एक बार आपका जो कॉर्पोरेट डेटर का काम जो completely wound up हो गया, उसके assets वगैरह सब बिक गए हैं, फिर लिक्विडेटर क्या करता है, एक एप्लीकेशन लगाता है, वही बात यहाँ पे समझाई जा रही है, और उसके बाद जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो ऑर्डर पास कर देती है कि हाँ अभी इसके सारी चीज़ें खत्म हो गई और इसको अब हम वाउंड अप मान लेते हैं। फिर इसकी जो कॉपी होती है ऑर्डर की, जो ऊपर ऑर्डर पास हुआ है सबसेक्शन 8 के अंदर, वो 14 डेज के अंदर, जिस भी दिन वो ऑर्डर हुआ है, बी फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट पर्सन इज रजिस्टर्ड, यानी ROC के पास रजिस्टर है, जहाँ पे भी वो रजिस्टर है वहाँ पे हम इस कॉपी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, कि भाई ये अथॉरिटी क्या करे, अपने रजिस्टर से उसके नाम को स्ट्रक ऑफ कर दे, तो इस तरीके से कंपनी जो है खत्म हो जाती है वॉलंटरी लिक्विडेशन से। तो एक बारी ब्रॉड स्टेप्स देखें जो हमने पूरे में देखे, सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 9 तक, सेक्शन 59 के, तो वो क्या है, आप एक डिक्लेरेशन सबमिट करते हो ROC के पास कि भाई आप अपनी कंपनी को क्या कर वॉलंटरी लिक्विडेशन करना चाहते हो, क्योंकि आप अपने जो भी डेट्स हैं या जो भी चीज़ें आप जिस भी रीजन की वजह से वो सब है, और आपका जो पर्पस है उसके पीछे अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको डिफ्रॉड करना नहीं है। आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो इस अप्रूवल को, इस प्रपोजल को अप्रूव करते हुए वॉलंटरी लिक्विडेशन के, और लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हुए, जैसे हमने देखा था 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस डिक्लेरेशन के। इफ द कॉर्पोरेट पर्सन owes debt, अप्रूवल ऑफ द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड। अगर कोई डेट्स हैं, अगर कोई क्रेडिटर्स हैं, तो उनकी भी अप्रूवल चाहिए होगी 2/3 की, अगर नहीं है तो फिर जरूरत नहीं होगी। देन आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, जिसके अंदर आप क्लेम्स इनवाइट करोगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ये मांगा जाएगा, विद इन 5 days ऑफ सच अप्रूवल द इन न्यूज़पेपर एज वेल एज ऑन द वेबसाइट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। तो जब आपको ये अप्रूवल मिली है उसके विद इन 5 days आपको ये काम करना है। फिर आपको ROC को इंटीमेशन देनी है और बोर्ड को इंटीमेशन देनी है अबाउट द अप्रूवल विद इन 7 days ऑफ सच अप्रूवल। तो जब भी आपको अप्रूवल मिलती है उसके विद इन 7 days आपको इन दोनों को ये इंटीमेशन देनी है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, कैपिटल स्ट्रक्चर की, असेट्स के एस्टिमेट्स की, लायबिलिटी कितनी है, प्रपोज प्लान क्या होगा, एक्शन क्या होगा, और फिर उसको सबमिशन किया जाता है टू अ कॉर्पोरेट पर्सन विद इन 45 days ऑफ सच अप्रूवल। तो जब अप्रूवल मिली थी उसके विद इन 45 days इस चीज़ की सबमिशन की जाती है, जिस व्यक्ति को आपने अपॉइंट किया था वही ये काम करेगा आपके लिए। देन इन क्लेम्स को, जो आपके पास क्लेम्स आए थे यहाँ पे, उन क्लेम्स को वेरीफाई किया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर, जिस भी दिन लिस्ट प्रिपेयर हुई है स्टेक होल्डर्स की उसके। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। एक बैंक अकाउंट आप ओपन करोगे, किस नाम से, कॉर्पोरेट पर्सन के नाम से, जो भी कंपनी का नाम है उससे आप एक बैंक अकाउंट ओपन करोगे, और उसके पीछे लगाओगे इन वॉलंटरी लिक्विडेशन, जैसे जो भी कंपनी का नाम होगा उसके साथ ये लिखा जाएगा इन वॉलंटरी लिक्विडेशन, ABC लिमिटेड इन वॉलंटरी लिक्विडेशन, इस तरीके से इस नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। फिर जितने असेट्स हैं वो बेचे जाएंगे, अगर कहीं से कोई मनी रिकवर होनी है वो रिकवर की जाएगी, अनकॉल्ड कैपिटल है उसको रियलाइज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें अब पैसा लिया जाएगा। फिर ये आएगा तो अकाउंट में इसी में जमा करोगे। फिर इस पैसे को आप क्या करोगे, 6 महीने के अंदर अंदर आप जो जिसको पैसा मिलना था उसको आप बांट दोगे, जितने स्टेक होल्डर्स थे, क्रेडिटर्स जो भी थे, उनके अंदर आप ये पैसा बांट दोगे। फिर इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है लिक्विडेटर क्या करेगा, कॉर्पोरेट पर्सन को सबमिट करेगा, ROC को सबमिट करेगा और बोर्ड को सबमिट करेगा, और एक एप्लीकेशन लगाएगा NCLT के पास कि इसको आप डिसॉल्व कर दो। फिर जब ये एप्लीकेशन लगेगी NCLT के पास कि इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो फिर वो ऑर्डर पास कर देगा, और फिर इस ऑर्डर को ROC के पास फॉरवर्ड कर देगा 14 दिन के अंदर, ताकि ROC इस नाम को स्ट्राइक ऑफ कर दे अपने रजिस्टर में से। तो इस तरीके से आपकी वॉलंटरी लिक्विडेशन खत्म हो जाएगी।
तो ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हमारे जो रेगुलेशंस है इसके रिगार्डिंग वो भी हमें समझने हैं कि क्या क्या हमें रेगुलेशंस दे रखे हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन के, क्योंकि हमने जो सेक्शन 59 है उसको तो हमने अच्छे से समझ लिया। इसके अलावा जो हमें रेगुलेशन दिए गए वो भी हमें देखने हैं कि वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के जो 2017 के रेगुलेशन है वो क्या बोलते हैं, क्योंकि IBBI ने दिया है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने दिया है। हमें उसने बोला था ना सब सेक्शन 2 में सेक्शन 59 के कि अगर IBBC कुछ बोलती है तो वो भी आप फुलफिल कर लेना, IBBI, तो वो चीज़ हो गई, इसलिए उन्होंने रेगुलेशन दिया और इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि विदाउट प्रिजुडिस टू सेक्शन 59 सबसेक्शन 2 कि भाई इसके साथ कुछ नहीं करना, हमने जो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग है कॉर्पोरेट पर्सन की वो इन कंडीशंस को फुलफिल करें। तो ये कहीं ना कहीं सेक्शन 59 के साथ ही चलेंगी, जो जो वहाँ बातें बोली थी वही कुछ ना कुछ उन्हीं के अंदर बातें बोली गई हैं कि एक तो आपको डिक्लेरेशन लेनी है मेजॉरिटी ऑफ, किससे लोगे डिक्लेरेशन, हमने ऊपर देखा था डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अगर LLP है, और इसके अलावा कोई और है तो उनके जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो गवर्निंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, उनसे आप डिक्लेरेशन लोगे। अब आपको पता है कि डिक्लेरेशन किस किस चीज़ की लेनी है, उसके अंदर क्या क्या लिखवाना है, अब वो बता रहा है क्या क्या लिखवाना है। एफिडेविट के अंदर लोगे जिसके अंदर आप लिखवाओगे कि आपने फुल इंक्वायरी कर लिया अफेयर्स की और आप मतलब कि आपके कोई डेट्स नहीं है, या अगर डेट्स हैं भी तो आप उनको पूरी तरीके से पे कर पाओगे प्रोसीड्स ऑफ असेट से, और ये आप डीफ्रॉड करने के लिए नहीं कर रहे हो, तो ये आपने डिक्लेरेशन ली। साथ में वही दो चीज़ें लगेंगी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 2 साल की, या फिर अगर उससे कम टाइम हुआ कंपनी बने तो जितने टाइम की उतने टाइम की लगेगी, और रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन लगेगी जो कि किसके द्वारा होगी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू होगी। और फिर वही सब सेम चीज़ें बता रखी है कि 4 हफ्ते के अंदर आपको जो भी ये डिक्लेरेशन आपने दी थी आपको क्या करना है, एक रेजोल्यूशन पास करना है, वही दोनों चीज़ें आगे, रेजोल्यूशन पास करना है और जिसके अंदर आपको एक IP को अपॉइंट करना है, या फिर अगर आपका पीरियड पूरा हो गया जिस चीज़ के लिए आप बने थे तो उसके लिए भी आपको एक रेजोल्यूशन पास करना है और एक IP को अपॉइंट करना है आपको। फिर यहाँ पे प्रोविजो दे रहा है इसके अंदर ये अपने ही रेगुलेशंस के अंदर कि अगर कॉर्पोरेट पर्सन ने किसी का कोई पैसा देना था, ओ करना था, तो जो क्रेडिटर्स 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वही बातें यहाँ रिपीट हो रही है। इन द वैल्यू ऑफ डेट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन शैल अप्रूव द रेजोल्यूशन पास अंडर सब क्लॉज C। तो ये जो सब क्लॉज C में रेजोल्यूशन पास हुआ IP को अपॉइंट करने का, जैसे वहाँ पे था वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि इसको अप्रूव किया जाएगा 2/3 ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा। अगर कोई क्रेडिटर्स है, अगर कोई क्रेडिटर्स नहीं है तो थोड़ी ना आप अप्रूवल लोगे, अगर कोई क्रेडिटर्स है तो 2/3 क्रेडिटर्स इसको अप्रूव करेंगे। जो कॉर्पोरेट पर्सन है वो नोटिफाई करेगा रजिस्ट्रार को, ROC को और बोर्ड को कि जो सबसे रेगुलेशन 1 है कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए, वो 7 दिन के अंदर इनको इंटीमेट करेगा कि हमने ये रेजोल्यूशन पास कर लिया है। और अगर कोई सब्सिक्वेंट अप्रूवल चाहिए थी क्रेडिटर की, भाई हमारे क्रेडिटर थे हमने 2/3 क्रेडिटर की अप्रूवल ले लिया, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। फिर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स अंडर सब रेगुलेशन 1 द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। तो ये बात वही सेम आ गई कि जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है उसी दिन से माना जाएगा कि आपकी जो वॉलंटरी लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हुई है। फिर जो डिक्लेरेशन है सबसेक्शन सब रेगुलेशन 1A के अंदर जो और साथ साथ सेक्शन 59(3) सबसेक्शन 3 क्लॉज A के अंदर शैल लिस्ट ईच डेट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, कि जो भी कॉर्पोरेट पर्सन के जितने भी डेट थे, जितने भी क्रेडिटर थे, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी कौन कौन है ऑन द डेट, एंड स्टेट द कॉर्पोरेट पर्सन विल बी एबल टू पे ऑल इट्स डेट। और ये बोला जाएगा कि हम सभी जो अपने डेटर्स को, जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हम पे कर सकते हैं, हम इतने इफेक्टिव हैं, ये चीज़ डन होती है। उसके बाद इसने बताया कि क्या इफेक्ट होगा लिक्विडेशन का, रेगुलेशन 4 के अंदर बता रखा है इस वॉलंटरी लिक्विडेशन रेगुलेशंस के अंदर। तो ये क्या बोलता है कि जो कॉर्पोरेट पर्सन है शेल फॉर्म द लिक्विडेशन कमिटमेंट डेट सीज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस एक्सेप्ट एज फार रिक्वायर्ड फॉर बेनिफिशियल वाइंडिंग अप इट्स बिजनेस, कि जिस भी दिन आपकी ये कमिटमेंट हुई है, लिक्विडेशन की कमिटमेंट हुई है, उस दिन से जो कॉर्पोरेट पर्सन है उसके सारा काम जो है वो सीज हो जाएगा। अब वो कोई काम नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई चीज़ वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बेनिफिट के लिए करनी है तो वो चीज़ होगी। इसके अलावा जो कमिटमेंट डेट से जिस भी दिन कमेंस हुआ है, जो बिजनेस कैरी हो रहा था वो बिजनेस क्या है, बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज, द कॉर्पोरेट पर्सन शेल कंटिन्यू टू एग्जिट अंटिल इट इज डिसॉल्व अंडर सेक्शन 59 सबसेक्शन 8 की कॉर्पोरेट पर्सन अभी एग्जिस्ट करता रहेगा जब तक कि NCLT से ऑर्डर नहीं मिल जाता कि हाँ इसको आप डिसॉल्व कर दो, क्योंकि सबसेक्शन 8 के अंदर यही तो ऑर्डर पास होना था जो कि फिर ROC को भेजा जाएगा विद इन 14 डेज, और ROC अपने से नाम निकालेगी और स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। तो तब तक ये खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा ये व्यक्ति, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया। तो ये दो इफेक्ट आएंगे जब वॉलंटरी लिक्विडेशन की कमेंसमेंट होती है। तो फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर हमने वहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे रेगुलेशन 5 के अंदर बता रखा है क्या कि आपको किस तरीके से लिक्विडेटर को अपॉइंट करना है। ये क्या बोलता है कि जो IP है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, शैल नॉट बी अपॉइंटेड बाय कॉर्पोरेट पर्सन इफ इज नॉट एलिजिबल एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट मत करो जो कि एलिजिबल नहीं है। आपको सिर्फ एलिजिबल क्राइटेरिया के हिसाब से जो हमें बता रखा है उन्हीं व्यक्तियों को अपॉइंट करना है जो एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी कैसे देखेंगे वो भी हम देखते हैं।
तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बता रहा है कि जो एक आईपी है वो एलिजिबल होना चाहिए लिक्विडेटर के तौर पर अपॉइंट होने के लिए if he and every partner or director of IP entity of which he is a partner or director is independent of the corporate person, कि जिस भी IP एंटिटी का वो मेंबर है, जो लिक्विडेटर जो जिस भी IP एंटिटी का वो मेंबर है, उसके हर एक पार्टनर या डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट हो कॉर्पोरेट पर्सन से, किसी भी तरीके से कॉर्पोरेट पर्सन से उनका कोई रिलेशन ना हो, तभी हम उसको एलिजिबल मानेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज, IP जो है shall not be eligible to be appointed as liquidator if he or the IP entity जिससे भी वो बिलोंग करता है इज अ पार्टनर और डायरेक्टर अंडर द रिस्ट्रेन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, की वो क्या है, पार्टनर या डायरेक्टर है जो भी रिस्ट्रेन ऑर्डर हुआ है बोर्ड के थ्रू उसके अंदर, तो यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तीसरी चीज की जो लिक्विडेटर है शेल डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पिक्यूनरी और पर्सनल रिलेशनशिप विद द कंसर्न्ड कॉर्पोरेट पर्सन, की अगर लिक्विडेटर के कोई पिक्यूनरी या पर्सनल रिलेशनशिप है तो वो डिस्क्लोज किए जाएंगे कॉर्पोरेट पर्सन के साथ, और एनी ऑफ इट स्टेक होल्डर्स एज सुन एज ही बिकम्स अवेयर ऑफ इट टू द बोर्ड एंड रजिस्ट्रार, दोनों को बताएगा, आरओसी को भी बताएगा, बोर्ड को भी बताएगा कि हमारे इस तरीके के रिलेशन है, जैसे ही उसको पता चलते हैं उसको जल्द से जल्द बताने हैं। और चौथी बात की जो आईपी है वो कंटिन्यू नहीं करेगा एज अ लिक्विडेटर इफ जो उसकी एंटिटी है, आईपी एंटिटी है, ऑफ विच ही इज डायरेक्टर और पार्टनर और एनी अदर पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ सच आईपी एंटिटी रिप्रेजेंट एनी अदर स्टेक होल्डर इन द सेम लिक्विडेशन, की अगर वो इसी लिक्विडेशन के अंदर किसी और स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा टू एक्ट एज आईपी और लिक्विडेटर, वो यहाँ पे लिक्विडेटर नहीं बन सकता, नहीं माना जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आपकी रिपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे सबमिट होती हैं, कि आपकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस रिपोर्ट है, मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स है, फाइनल रिपोर्ट है, तो खास कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ये है कि जो आपकी लिक्विडेटर है उसको क्या करना है, जो अपनी रिपोर्ट्स हैं, मिनट्स हैं, जो सब रेगुलेशन 1 के अंदर बता रखी हैं, वो अवेलेबल करानी है स्टेक होल्डर्स को इन ईदर इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल फॉर्म, दोनों में से किसी भी तरीके से। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इन राइटिंग, जब भी उसको एप्लीकेशन मिलती है राइटिंग के अंदर कि भाई कोई स्टेक होल्डर बोलता है कि भाई हमें रिपोर्ट दो, तो वो रिपोर्ट उसको देनी पड़ेगी। Cost of making such report available to it and an undertaking from stakeholder that it shall maintain confidentiality of such report, की उससे एक अंडरटेकिंग लेगा, फीस लेगा और बोलेगा कि आपको इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि आप ये रिपोर्ट लेके सबको आप पब्लिक में जाके डिस्क्लोज कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना, या किसी अनड्यू गेन या अनड्यू लॉस के लिए आप उसको यूज नहीं करोगे, ये अंडरटेकिंग आप उससे ले लोगे, तो ये रिपोर्ट दी जाएगी। फिर ये कुछ बेसिक सी चीज़ें बता रखी हैं क्लेम के रिगार्डिंग, रेगुलेशन 15 के अंदर बता रखा है इसने, जो हमारा यही रेगुलेशन है इसके अंदर, कि एक पर्सन जो है जो क्लेम करेगा कि भाई मैं स्टेक होल्डर हूँ, उसको अपने क्लेम को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो अब पैसा था ये ड्यू था उसके प्रति कॉर्पोरेट डेटर की तरफ से। इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड था इफ एनी एज ऑन द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, कि हाँ इस दिन जिस भी दिन लिक्विडेशन कमेंस हुई है उस दिन कॉर्पोरेट डेटर ने आपका पैसा पे करना था। ये किसको प्रूफ करना पड़ेगा, जो भी स्टेक होल्डर आके बोल रहा है कि मेरे को पैसा लेना था इससे, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर है। Substantion of claim, the liquidator may call for such other evidence or clarification as he deems fit or claimant for sustaining the whole or any part of the claim। और यहाँ पे बता रहा है कि लिक्विडेटर को पावर दे रखी है कि लिक्विडेटर को लगता है कि मुझे और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, जो स्टेक होल्डर क्लेम मांग रहा है इससे कोई और एविडेंस लेनी चाहिए या और कोई क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए, तो ये क्लैरिफिकेशन, ये एविडेंसेस लिक्विडेटर के द्वारा मांगे जा सकते हैं। फिर अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए बोल रहे हैं कि जहाँ पे अमाउंट जो क्लेम किया गया है क्लेमेंट के थ्रू इज नॉट प्रिसाइज, वो नहीं एग्जैक्टली नहीं पता भाई किसी रीजन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, तो जो लिक्विडेटर है वो अपने बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको जो डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी एविडेंस अवेलेबल है उसके हिसाब से जो भी बेस्ट एस्टिमेट लगेगा वो एस्टिमेट लगा के उसके क्लेम को बताएगा कि आपका क्लेम इतना है, बेस्ड ऑन कंसल्टेशन विद द क्लेमेंट एंड द कॉर्पोरेट पर्सन एंड द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम, जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से उसको अमाउंट को लगाएगा। वेरिफिकेशन के लिए बता रहा है कि जो लिक्विडेटर है वो वेरीफाई करेगा सारे क्लेम्स को 30 दिन के अंदर अंदर, जो भी लास्ट डेट थी रिसीट करने की क्लेम्स को, कि भाई जो 5 दिन के अंदर आपने रिसीट्स को क्लेम करना था उसके 30 डेज के अंदर अब आप पूरे क्लेम्स को वेरीफाई कर लोगे, जिसके अंदर या तो आप क्लेम्स को एडमिट करोगे या रिजेक्ट करोगे पूरी तरीके से, आप पार्ट को, या तो भाई किसी ने 100 का बोला, आपको पता लग रहा है लिक्विडेटर के तौर पे नहीं इसमें तो 80 बनता है, तो अब बताओगे कि आपका 80 बनता है, या किसी ने 100 का किया बोल रहे हो नहीं आपका तो बनता ही नहीं है, तो जो भी है या आपने 100 किया बोल रहा है कि हाँ पूरे 100 आपके बनते हैं, तो जो भी चीज़ आपको विदिन 30 डेज करनी है। और जो क्रेडिटर है वो भी क्या कर सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है कि भाई ये जो इन्होंने डिसीजन दिया, रिजेक्ट कर दिया मेरे को या कुछ पार्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये गलत किया है, तो इसके रिगार्डिंग क्रेडिटर जो है वो अपील कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। ठीक है, ये चीज़ डन होगी। अब किस तरीके से आप असेट्स को बेचोगे, तो जो लिक्विडेटर है वो वैल्यू करके
सेल कर सकता है एसेट्स के कॉर्पोरेट पर्सन को, जो भी मोड उसको अप्रूव किया गया है उस तरीके से, और जो हमारे ये पूरे प्रोविजंस हैं इनको कंप्लाई करते हुए। अब ये जो प्रोसीड्स आएंगे लिक्विडेशन के और उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो जितनी भी अमाउंट आएगा वो बैंक अकाउंट के अंदर आपको जमा करना है। जैसे हमने ऊपर देखा था एक बैंक अकाउंट खोलना होता है, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि एक बैंक अकाउंट खोलते हैं कि ABC लिमिटेड इन वॉलेंट्री लिक्विडेशन, तो ये उसके पीछे नाम लिखा जाता है। तो इस बैंक अकाउंट के अंदर आप सारा पैसा डालते हो, जो किसी भी शेड्यूल बैंक में अकाउंट खोला जाता है। फिर लिक्विडेटर जो है पे टू द क्रेडिट ऑफ द बैंक अकाउंट ओपन अंडर सब रेगुलेशन 1 ऑल मनीज इंक्लूडिंग चेक्स डिमांड ड्राफ्ट रिसीव बाय हिम एज लिक्विडेटर, जितना भी पैसा वैसा आता है वो सब इसमें डाल देता है। द मनी इन द क्रेडिट ऑफ द बैंक अकाउंट शैल नॉट बी यूज एक्सेप्ट इन द अकॉर्डेंस विद सेक्शन 53 सबसेक्शन 1 की सिर्फ इसी तरीके से यूज किया जाएगा, इसके अलावा आप और किसी पर्पसेस के लिए यूज नहीं करोगे। All payments out of the account by the liquidator above 5,000 rupees shall be made by check drawn or online banking transaction against the bank account। की अगर 5,000 से ऊपर का किसी का डेट है और उसको पे करना है या कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है 5,000 से ऊपर की लिक्विडेटर को, तो वो कैसे की जाएगी? या तो चेक के थ्रू की जाएगी या फिर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू की जाएगी। इसके अलावा और कोई मेथड यूज नहीं किया जाएगा पेमेंट को करने के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो हमें बता रखा है रेगुलेशन 35 के अंदर। तो द लिक्विडेटर शैल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड फ्रॉम रियलाइजेशन विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। द लिक्विडेशन कॉस्ट शैल बी डिडक्टेड बिफोर सच डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड। अब जो लिक्विडेशन की कॉस्ट सबसे पहले वो डिडक्ट की जाएगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो फर्स्ट डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट बिटवीन स्टेक होल्डर्स। Liquidator may, with the approval of corporate person, distribute among the stakeholders and assets that cannot be readily or advantageously sold due to peculiar nature और अदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस की भाई कोई असर्ट जो है वो नहीं बेची जा सकती थी किसी भी रीजन की वजह से, तो उन असर्ट्स को भी विद परमिशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर कॉर्पोरेट पर्सन आप बांट सकते हो स्टेक होल्डर्स के बीच में। फिर कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन की बात कर रहा है कि लिक्विडेटर को पूरी एफर्ट्स करने हैं कि वो लिक्विडेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर दे 12 महीने के अंदर। जिस भी दिन स्टार्ट हुआ प्रोसेस उसके विद इन 12 मंथ्स पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर दे। अगर 12 महीने से ज़्यादा जाता है तो जो लिक्विडेटर है उसको क्या करना है, एक मीटिंग होल्ड करनी है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज की कॉर्पोरेट पर्सन के 14 दिन के अंदर अंदर, जब भी ये 12 महीने एंड हो रहे हैं उसके विद इन 14 डेज के अंदर अंदर, और उनसे अप्रूवल ले लेनी है कि भाई इसको आगे हमारा ये एक्सटेंड होगा। और उनके सामने एनुअल स्टेटस रिपोर्ट रखनी है जिसके अंदर आप प्रोग्रेस दिखाओगे कि क्या लिक्विडेशन चल रही है, सारी चीज़ें बताओगे, क्या सेटलमेंट लिस्ट है, क्या डिटेल्स है एसेट्स की, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अनसोल्ड एसेट्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, कोई मटेरियल लिटिगेशन चल रही है तो उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है, सारी चीज़ें आप सबमिट करोगे। एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड अकाउंट जो है वो आप सबमिट करोगे, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। देन इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाएगा कितने टाइम के लिए? द लिक्विडेटर शेल प्रिजर्व फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द रिपोर्ट्स, रजिस्टर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट जितने भी थे एटलीस्ट 8 ईयर्स आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। तो जिस भी दिन वो खत्म हुआ है कॉर्पोरेट पर्सन डिसॉल्व है उसके एटलीस्ट 8 ईयर्स तक तो किया जाएगा। उससे आगे करना तो कर लो, कम से कम 8 साल तक करना है, और इधर विद हिमसेल्फ और विद इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, या चाहे अपने पास रख ले, अपने पास मेंटेन करने रिकॉर्ड, चाहे IU जो होता है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी जो होती है उसके पास कर ले, दोनों में से कहीं पे भी कर ले। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट दे रखा है जितना हमने पढ़ा है कि आप मीटिंग कन्वीन करोगे जिसके अंदर ये सारे काम होंगे। तो ये आप एक बार देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप स्क्रीन रोक के इसको रीड कर सकते हैं, वही सेम चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं, आप इसको पॉज कर करके रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये वो वाला वो दे रखा है कि आप वॉलंटरी लिक्विडेशन का जो वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन है वो क्या पास करते हो, तो उसका रेजोल्यूशन का फॉर्मेट दे रखा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की कैसे मिनट्स होंगी वो बता रखी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दे रखी है जो हमने सबमिट करनी होती है ना कि हम सॉल्वेंट है, वो सारी बातें बताते हैं डायरेक्टर जो होते हैं उनके लिए। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो सबमिट होती है उसका ये फॉर्मेट होता है, तो काफ़ी लंबा फॉर्मेट है जो लिक्विडेटर सबमिट करता है। तो बस ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जो पूरा ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे भी जो है हम इसके अंदर टॉपिक्स को करते रहेंगे।